नमस्कार, हेलो डियर फ्रेंड्स। दिस इज़ माय मॉडल नंबर 41 जिसका नाम है द जीवन चक्र काल फिलोसफी। सो हाय, आई एम सी के मीन्स CHRANKUMAR चरण कुमार। आई एम होस्ट ऑन दिस फिलोसफी। सबसे पहले मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ हमारे अपने चैनल सी के पेन आर्ट लॉजिक इमेजिनेशन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी इस फिलोसफी को एक्सप्लेन करना। जैसा कि आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, जीवन चक्र काल फिलॉसफी। इस फिलॉसफी में हमने एक्सप्लेन किया है कि किस प्रकार से हम अपने जीवन चक्र को व्यतीत करते हैं और किस प्रकार से हम अपने भविष्य, वर्तमान और भूतकाल से जुड़े हुए हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने अपनी इस फिलॉसफी का निर्माण 4 तारीख 6वां महीना और 2024 में किया था। इसके साथ साथ हम बहुत सारे टॉपिक्स पर बात करने वाले हैं, जैसे कि पुनर्जन्म एक टॉपिक है अपने जीवन चक्र को समझाना, और एक और टॉपिक है जिसमें हमारे जीवन की जो 10 प्रकार की अवस्थाएं होती हैं, हमने उनके बारे में वर्णन किया है, जिसे हमने अपने क्रिएटिव नॉलेज सी के पेन आर्ट के माध्यम से वर्णित किया है। तो देखने के लिए पूरी फिलॉसफी तक बने रहिएगा। जानने के लिए आपको बहुत सारी जानकारियाँ यहाँ से मिल सकती हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भविष्य, भूतकाल और वर्तमान काल हमारे जीवन से जुड़े हुए हैं, जिनकी सबसे अहम भूमिका होती है हमारे जीवन में, लेकिन वर्तमान उन सभी में से सत्य माना जाता है। तो जिसके माध्यम से हम अपना सब कुछ तो नहीं लेकिन बहुत कुछ बदल सकते हैं, लेकिन इसका उपयोग सकारात्मकता और सदुपयोग के साथ होना चाहिए। तो चलिए जानते हैं हमारे जीवन चक्र को हमारे क्रिएटिव नॉलेज के माध्यम से। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमारे यहाँ पर एक सीके का बैनर मैंने लगाया हुआ है या बनाया हुआ है, इसलिए क्योंकि ये क्रिएटिव नॉलेज को प्रस्तुत करता है। तो चलिए मेरे हाथ से बनाया गया ये चक्र आपको एक्सप्लेन करते हैं कि किस प्रकार से जीवन चक्र को प्रस्तुति देता है। हमारा पहला स्वरूप है यहाँ पर वीर्य अवस्था में, जिसमें हम एक वीर्य के रूप में रहते हैं। यहाँ पर दूसरी अवस्था दर्शाई गई है गर्भ अवस्था, जिसमें हम अपनी माता के पेट में होते हैं। और तीसरी अवस्था हमने यहाँ पर दर्शाई है शिशु अवस्था, जब हम अपनी माँ की गोद में रहते हैं, मतलब हमें अपनी दुनिया में आ चुके रहते हैं, अपने यूनिवर्स में आ चुके रहते हैं। और इन्हीं प्रकार से मैंने इन सारी अवस्थाओं को भी दर्शाया है कि यहाँ पर चौथी अवस्था है खेलने वाली। जैसे कि मैंने अपने आर्ट क्रिएचरों के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया है, जब बच्चा धीरे धीरे सीखना प्रारंभ करता है भाषा, बोली, उसके बाद वो स्पोर्ट्स में जाता है या बहुत सारे खेल खेलता है, उसके बाद वो स्कूल लाइफ एंजॉय करता है, या फिर वो अपने समय को कुछ सीखने में लगाता है, या फिर ग्रेजुएशन कंप्लीट करता है। तो मेरी इस बात को आप मेरे इन क्रिएचरों के माध्यम से जान सकते हैं, क्योंकि मैंने अपने इन क्रिएचरों को उन्हीं सूचकों के माध्यम से एक्सप्लेन किया है। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि ग्रेजुएशन कंप्लीट करने वाला एक क्रिएचर मेरा खड़ा है। इसके बाद जॉब की तैयारी करता है इंसान, उसके बाद या तो ऑफिस खोलेगा या कुछ खुद की कंपनी बनाता है। तो यहाँ तक तो हर किसी की लाइफ में यही मोमेंट होते हैं। तो मैंने अपने एक साधारण तरीके से इस मोमेंट और अपनी इन फिलॉसफियों के क्रिएचरों के माध्यम से जीवन को एक सरल रूप से प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि इसके बाद व्यक्ति जब सोचता है कि अब मैं सेटल हो चुका हूँ, तो अब मुझे एक जीवन साथी की आवश्यकता है, तो वो अपने लिए एक जीवन साथी चुनता है। जैसा कि आप मेरे इन क्रिएचरों के माध्यम से देख रहे होंगे, जब उसे जीवन साथी मिल जाता है तो वो उससे विवाह कर अपने परिवार को एक स्वरूप प्रदान करता है। तो यहाँ पर मैं अपना एक तर्क रखना चाहता हूँ कि मैंने जो कुछ भी जितनी भी फिलॉसफियाँ बनाई हुई हैं, वो सारी की सारी मेरे इस दुनिया को देखने का नज़रिया है। उसी को मैंने अपनी फिलॉसफी रूप में प्रस्तुति प्रदान की है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप इस चक्र में आगे देख सकते हैं कि फिर विवाह करने के बाद वो अपने एकल परिवार को संयुक्त परिवार में परिवर्तित करता है अपनी संतानों के माध्यम से। जैसा कि आप हमारे इन क्रिएचरों के माध्यम से देख पा रहे होंगे, हर व्यक्ति अपने वंश को आगे बढ़ाना चाहता है। इसका एक परिणाम हम स्वयं को मान सकते हैं, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने भी हमें इस दुनिया पर अपने ही अंश या वंश के रूप में तो छोड़ा है, क्योंकि इस बात का हम स्वयं प्रमाण हैं।
तो चलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, फिर अपने एकल परिवार से संयुक्त परिवार, उसके बाद उसके जीवन में आती है वृद्धावस्था। तो इस बारे में मेरा तर्क है कि व्यक्ति विवाह इसीलिए करता है, अपने जीवन साथी का चयन इसलिए करता है जीवन भर साथ निभाने के लिए, कि उसकी वृद्धावस्था में वो एक दूसरे का सहयोग कर सकें, एक दूसरे का सहारा बन सकें, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसके बाद भी या तो उन दोनों में से किसी एक को इस दुनिया से जाना होगा, उसके बाद केवल एक ही बच जाएगा जो कि केवल मृत्यु का इंतज़ार कर सकता है, जिसे ही मैंने यहाँ पर अपने पैन आर्ट के क्रिएचर के माध्यम से एक्सप्लेन किया है। जैसे कि आप मेरी अंतिम अवस्था के इस क्रिएचर को देख सकते हैं, जहाँ पर मैं भी अपने आप को अगर स्वयं को भी लूँ तो मेरा भी अंत यही होगा कि मेरा जीवन साथी इस दुनिया में नहीं होगा और मैं केवल अपनी मृत्यु का इंतज़ार करूँगा, क्योंकि ये शरीर भी मेरा किसी काम का नहीं होगा। मेरी सारी चर्बी बूढ़ी हो चुकी होगी, क्योंकि ये सच्चाई है। जैसा कि मैं आपको बताता हूँ कि मेरे गुरु हमेशा कहा करते हैं कि सत्य हमेशा नग्न होता है। तो भविष्य, भूतकाल और वर्तमान काल की चिंता में मत उलझे रहिए। सभी का जीवन यही है, सभी के जीवन के परिणाम यही हैं। जब हम ये सब जानते हैं, इसके बाद भी हम अगर परेशान हैं तो हमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। मात्र अपने वर्तमान में रहिए, जैसी भी अवस्था में है उसे स्वीकारिए और प्रसन्न रहिए, खुद को बेहतर बनाइए। हाँ तो चलिए आगे। गिव मी आंसर। क्या पुनर्जन्म देखने के लिए मृत्यु का होना आवश्यक है? क्या बिना आत्मा के पुनर्जन्म देखा जा सकता है? क्या पुनर्जन्म होता है? इतने सारे सवाल हैं ना। तो यहाँ पर मैं अपने एक तर्क के माध्यम से आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ध्यान रखिए, ये मेरी सोच है, मेरा तर्क है, मेरा विचार है। बिना आत्मा तथा मृत्यु के पुनर्जन्म संभव है? तो मेरा मानना है जी हाँ, संभव है, बिल्कुल। बिना आत्मा तथा मृत्यु के पुनर्जन्म संभव है, क्योंकि मेरा मानना है कि मैं मेरे माता पिता का पुनर्जन्म ही हूँ, तथा कुछ गुण मेरी मम्मी के हैं और कुछ गुण मेरे पापा के हैं। ये सच्चाई है, क्योंकि थोड़ा सा मैं उनसे अलग हूँ, थोड़ा सा भिन्न हूँ, क्योंकि मैं दोनों का मिश्रण हूँ। ये सच्चाई है कि मेरे अनुसार हर व्यक्ति के जीवन की ये एक सच्चाई है, क्योंकि यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ एक उदाहरण के माध्यम से। जैसे कि एक आम का वृक्ष जिसमें लगे हुए आम, उस आम को अगर तोड़ा जाए, उस आम के बीज को, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे मेरे इस क्रिएचर के माध्यम से, कि उस आम के बीज को अगर निकाल कर एक पौधे के रूप में उसे पौधारोपण कर दिया जाए, तो एक प्रकार से वो उस आम के वृक्ष का पुनर्जन्म ही हुआ, जिसके लिए ना तो उस आम के वृक्ष को मरना पड़ा, ना तो आत्मा का आदान प्रदान हुआ, ना तो ऐसी कोई अप्रत्याशित घटना हुई जिससे कोई भ्रम पैदा हो। तो अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किस प्रकार से कि हमारे माता पिता के गुण तथा गुण सूत्र बहुत सारी ऐसी प्रतिक्रियाओं में हमें दिखाई पड़ते हैं। जैसे कि हमारा रंग स्वरूप हमारे माता पिता की तरह ही होता है। दूसरा कि हमारी कुछ ऐसी बातें, घटनाएं या हमारी आदतें हमारे माता पिता के जैसी होती हैं। जैसे कि मैं लेफ़्ट हाथ से लिखता हूँ तो मेरी मम्मी भी लेफ़्ट हाथ से लिखती है, और मेरे पापा जी को आर्ट या ड्राइंग करने का शौक़ था, तो शायद मेरे अंदर भी ये चीज़ें जेनेटिक ही है। तो मेरा ये तर्क है कि कहीं ना कहीं से कैसे न कैसे हमारे माता पिता के गुण सूत्र हमारे अंदर दिख जाते हैं। तो जिसमें हमने साइंस में भी ये सारी चीज़ें पढ़ी हुई हैं अपने एजुकेशनल पॉइंट पे। तो इसीलिए शायद बनाने वाले को भगवान बोला जाता है। तो इसीलिए मेरा मानना है कि हमारे माता पिता ही हमारे भगवान हैं। तो अब मेरा मानना है कि हमें हमारे पूर्व जन्म या पुनर्जन्म देखने के लिए मरने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये मेरा विचार है। हम अपने माता पिता के रूप में अपना पूर्व जन्म देख सकते हैं और हमारे बच्चों के रूप में हम अपना पुनर्जन्म देख सकते हैं। तो जैसा कि मैंने जीवन चक्र काल का निर्माण किया है, वैसा ही हर किसी की लाइफ में होना है।
तो चलिए आइए मैं आपको ले चलता हूँ हमारी जीवन की उन 10 अवस्थाओं की ओर जो हर किसी के जीवन में आती है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो। तो जैसा कि आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, रक्त अवस्था। रक्त अवस्था से मेरा आशय है कि सबसे पहले वीर्य जो रहता है रक्त स्वरूप में रहता है, तो इसीलिए मेरा मानना है कि सबसे पहली अवस्था रक्त अवस्था ही मानी जाएगी। और रक्त हमारे डीएनए का एक स्वरूप माना जाता है। तो जो कि हमारी पहली अवस्था रक्त अवस्था ही मानी जाएगी, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे पहली अवस्था में हम हमारे पिता के अंदर रक्त रूपी स्वरूप में सबसे पहली अवस्था में रहे होंगे। उसके बाद कि हम वीर्य रूप में परिवर्तित हुए होंगे, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तो वीर्य अर्थात शुक्राणु के सदुपयोग से ही जीवन की उत्पत्ति हो सकती है। अगर शुक्राणु का सही जगह में सदुपयोग किया जाएगा तो ही एक नए जीवन की उत्पत्ति होगी या हमारा आने वाला जन्म निर्धारित किया जाएगा, जिसके लिए उसे एक सही स्थान स्त्री के गर्भाशय की आवश्यकता होगी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वीर्य को एक मूल स्वरूप केवल एक माता ही दे सकती है, एक जननी ही दे सकती है। तो यहाँ पर मैंने वही आपको समझाने का प्रयास किया है कि गर्भावस्था ही हमें हमारे असली जीवन से परिचित कराती है, जो कि हमें उस यूनिवर्स से इस यूनिवर्स में लाती है। तो इस चीज़ की इसमें बहुत अहम भूमिका रहती है, इसीलिए माता पिता दोनों की ही ऊर्जा से ही एक जीवन की उत्पत्ति हो सकती है। गर्भावस्था से निकलने के बाद आती है हमारी बाल्यावस्था। बाल्यावस्था वो होती है जब हम हमारी माता की गोद में होते हैं और उसी के स्तनपान से हमारा जीवन यापन, हमारा भरण पोषण होता है। तो शायद इसीलिए माता को ही जीवन दायिनी माना गया है और उसे ही शिशु का प्रथम गुरु माना जाता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसके बाद आती है हमारी किशोर अवस्था, जब हम चलने लगते हैं, खेलने कूदने लगते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसके बाद आती है हमारी सबसे अहम अवस्था, जिसे कहते हैं हम युवा अवस्था। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि एक नाव में खड़ा हुआ एक मेरा ही क्रिएचर आपको दिख जाएगा, जिसमें कि आज मैं अपनी वर्तमान स्थिति को प्रदर्शित कर रहा हूँ कि आज मैं युवा अवस्था में हूँ। किशोर अवस्था मेरे हाथों से छूट रही है और प्रौढ़ अवस्था मेरे हाथों को पकड़ने का प्रयास कर रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं, युवा अवस्था वो अवस्था होती है जिसमें हम अपनी नाव को किसी भी दिशा में ले जा सकते हैं, किसी भी डायरेक्शन में ले जा सकते हैं। इसीलिए मैंने यहाँ पर अपनी एक नाव को प्रस्तुत किया है, क्योंकि मैं ये बता सकूँ कि कई बार ऐसा होता है ना कि हम अपनी जीवन की इस नाव को संभाल नहीं पाते, सही दिशा में नहीं ले जा पाते, लेकिन यही वो अवस्था है जब हम इसे एक सही दिशा प्रदान कर सकते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसके बाद आती है हमारे जीवन में प्रौढ़ अवस्था, जिसमें कि हम एक गृहस्थ जीवन में जा चुके होते हैं, जिसमें हमारे साथ हमारा अपना छोटा सा परिवार होता है, जिसमें हमारी पत्नी और हमारे बच्चे शामिल होते हैं। तो ये अवस्था होती है प्रौढ़ अवस्था। इसके बाद आती है वृद्ध अवस्था। जैसा कि आप देख सकते हैं, प्रौढ़ अवस्था आने के बाद वृद्ध अवस्था भी हाथ पकड़ लेती है, और वृद्ध अवस्था आने के बाद आती है जरा अवस्था। जरा अवस्था का नाम आपने नहीं सुना होगा, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। जब व्यक्ति बिस्तर पकड़ लेता है, अर्थात जब वो चलने फिरने के योग्य नहीं रहता, तो इसे ही कहते हैं जरा अवस्था। उसके बाद अंतिम में है मृत अवस्था। जैसा कि आप देख सकते हैं और जान सकते हैं कि मृत्यु ही परम सत्य है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, मृत अवस्था, जरा अवस्था, वृद्ध अवस्था, प्रौढ़ अवस्था, युवा अवस्था, किशोर अवस्था, ये सारी अवस्थाएं हमारे जीवन से, हर किसी के जीवन से जुड़ी हुई हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो। तो इसके बाद किशोर अवस्था, फिर बाल्यावस्था, फिर गर्भावस्था, इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर वीर्य अवस्था, फिर रक्तावस्था। हमने इन 10 प्रकार की अवस्थाओं के बारे में आपको एक्सप्लेन किया है। तो हमने अभी आपको इसे उल्टे क्रम में इसलिए दर्शाया है क्योंकि हम आपको ये याद दिला सकें कि हमारे जीवन में 10 प्रकार की अवस्थाएं पाई जाती हैं। तो मैं अपने वर्तमान जीवन की एक बात आपको बताना चाहता हूँ। तो अब नीचे के इस सफ़र में स्वयं को परेशान क्यों रखना है, क्योंकि हम जो वो करते हैं जो हम चाहते हैं,
मगर होता वही है जो नियति चाहती है। तो मेरा मानना तो यही है, मेरा तर्क यही है कि अब करो वही जो नियति चाहती है, तो होगा वही जो आप चाहते हैं। तो वर्तमान में खुश रहो ना, जो भी जैसा हो रहा है उसमें अपनी गलती भी मत निकालो। तो मेरा तो यही मानना है कि अपनी इस नाव को अपने अनुसार धीरे धीरे भले ही चलाना है तो चलाओ, लेकिन रुको बस मत। मेरा ये मानना है कि जीवन में ठहराव नहीं होना चाहिए। तो भले ही आपको समझ में भी ना आ रहा हो कि मैं किस दिशा में जाऊं, फिर भी इसे कहीं ना कहीं हलचल इसमें होनी चाहिए, इसमें ठहराव नहीं होना चाहिए, वो आपको सीख देगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, सभी इस दुनिया में आए हैं, हमारा कोई नियंत्रण नहीं था, क्योंकि हम तो अपने माता पिता के पवित्र ऊर्जा का परिणाम है। सबसे बड़ी चीज़ तो यही है ना कि कुछ सुख और कुछ परेशानियां हमारे जन्म से ही जुड़ी हुई होती है। तो इसमें हमारा कोई दोष नहीं है, हमारी कोई गलती नहीं है, इसमें हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मृत्यु, हम सभी इस दुनिया में आए हैं और कब जाएंगे इसमें भी हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, क्योंकि किसकी आयु कितने वर्ष की है या कितने वर्ष की आयु किसको मिली है ये कोई नहीं जानता। हमारा नियंत्रण इन नियति के इन स्थानों पर नहीं है कि हम कब आएंगे इस दुनिया में और कब हमारी मृत्यु होगी। तो हमें इन सारी अवस्थाओं को देखना ही होगा, जानना ही होगा, इन्हें अनुभव करना होगा, क्योंकि यही सच्चाई है, यही जीवन का सत्य है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जन्म और मृत्यु जीवन के दो अहम पहलू हैं। जब इन दोनों पे ही हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, तो बीच में आने वाली इन 10 अवस्थाओं में हमारा नियंत्रण हम क्यों माने? भले ही हमारे नियंत्रण में है, लेकिन हम फिर भी ये क्यों माने कि इनमें हमारा कोई नियंत्रण है? तो जो हो रहा है, जैसा हो रहा है, अच्छे के लिए हो रहा है, यही मानकर चलिए, क्योंकि एकमात्र एक जीवन है जिसे हर किसी को काटना होगा, चाहे सुख हो या दुख हो। हमें इस जीवन की कड़वाहट के साथ साथ सुखों को भी झेलना होगा, सुखों के साथ साथ दुखों को भी झेलना होगा, ये हम सभी जानते हैं। अपनी इस नाव में शांति के साथ, नियमता के साथ, सकारात्मकता के साथ और एक सही उद्देश्य के साथ हमें इसे लक्ष्य तक पहुंचाना है और इस यूनिवर्स से, इस दुनिया से हमें जाना है, इन सारी अवस्थाओं से होकर। तो हम परेशान क्यों हों? जो होना है वो तो होकर रहेगा, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। हम इस चीज़ के लिए खुद को तनाव, खुद को परेशानी या खुद को डिप्रेशन में क्यों रखें? मेरा तो यही तर्क है। मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ कि अगर आप अपनी इन सारी अवस्थाओं को अच्छे से समझें और जानें, देखें, तो आप ये पाएंगे कि हर एक अवस्था में हमें एक नया शरीर प्रदान हुआ है। तो हमें ये मानकर चलना चाहिए कि इस जीवन में हमें 10 प्रकार की अवस्थाओं के रूप में 10 प्रकार के शरीर प्रदान हुए हैं, जिन्हें हमें स्वयं को ही अनुभव करना होगा। तो क्योंकि एक प्रकार से ये हमारी जिम्मेदारी है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट फिलॉसफी में। और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये फिलॉसफी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।